प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर गौरी शंकर पासवान, एचओडी इन इकोनॉमिक्स केकेएम कॉलेज जमुई। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर व्याख्यान प्रस्तुत करूंगा और जिसका शीर्षक है एलपीजी मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तथा इसके गुण दोष, लाभ हानि। तो बंधुओं, हम इस पर चर्चा करने से पहले इसकी कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे। कृपया ध्यान देंगे। मैं आपको बता दूं कि 1990-91 से पूर्व आर्थिक और राजनयिक संबंधों का वैश्वीकरण नहीं हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ विश्व की ये दो महाशक्तियां थीं। यानी पूरा विश्व जो है दो ध्रुवों में बटा हुआ था। कुछ राष्ट्र एक से तो कुछ दूसरी महाशक्ति से संबंध थे। इस तरह संपूर्ण विश्व दो खेमों में बटा हुआ था। सभी राष्ट्रों के बीच राजनयिक और आर्थिक संबंध नहीं थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता तो व्यापक थी, लेकिन सोवियत संघ, पूर्वी यूरोप और उनके अनुगामी कुछ अन्य राष्ट्र विश्व बैंक और आईएमएफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सदस्य नहीं थे और इन संस्थाओं के निर्देशों का पालन भी नहीं करते थे। तो दो खेमों में विश्व के विभाजन की सैद्धांतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी देश सत्ता की निरंकुशता और राजकीय स्वामित्व वाली केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था में विश्वास करते थे, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में प्रजातांत्रिक और गैर साम्यवादी देश निजी स्वामित्व वाली उन्मुक्त और बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था में यकीन करते थे। दोनों विचारधाराओं और पद्धतियों के अपने अपने गुण दोष थे। साम्यवादी व्यवस्था में गरीबी, विषमता और शोषण को दूर करने का बहुत आकर्षण था, किंतु स्वतंत्रता और प्रेरणा का अभाव था, जो मनुष्य के लिए बहुत ही प्रिय होता है। दूसरी ओर प्रजातांत्रिक पद्धति में स्वतंत्रता, प्रेरणा और समृद्धि का सुनहरा सपना था, परंतु पूंजीवाद और शोषण का बोलबाला होने के कारण गरीबी और विषमता दूर करने का सार्थक प्रयास नहीं हो रहा था। दोनों महाशक्तियों अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए अन्य राष्ट्रों की अपनी पद्धति की विशेषताओं के प्रति, विषमताओं के प्रति आकर्षित करना चाहते थे। बंधुओं,
गोर्बाचोव के शासनकाल में साम्यवाद के पतन की प्रक्रिया सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप में प्रारंभ हो गई। साम्यवाद की कब्र पर प्रजातंत्र का पौधा लगाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं की सदस्यता प्रारंभ की गई, ग्रहण की गई। संपत्ति पर निजी स्वामित्व को स्वीकार किया गया। मित्रों, एलपीजी की विश्वव्यापी धारा में चीन, वियतनाम और क्यूबा जैसे कट्टरपंथी साम्यवादी देश भी प्रवाहित होने लगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखने वाला हमारा देश भारत भी इस मुख्य धारा में शामिल हो गया और काफी हद तक यह स्वाभाविक भी था। जिस वर्ष यानी 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसी समय उसी वर्ष भारत में आर्थिक सुधारों का श्री गणेश किया गया, यानी एलपीजी की नीतियां लागू की गई और इसके लागू करने वाले पूर्व वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री राव और मनमोहन सिंह थे। मित्रों, अब हम एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के अर्थ पर चर्चा करेंगे। जहां तक कि उदारीकरण, लिबरलाइजेशन का अर्थ का सवाल है, तो हम इस संबंध में कहेंगे कि उद्यमियों को अपने निर्णय स्वयं लेने में समर्थ बनाने की दृष्टि से रियायतें देने और सभी स्तरों पर आर्थिक क्रियाकलापों को खुली छूट देने वाली आर्थिक नीति को ही हम उदारीकरण या उदारीकरण की नीति कहते हैं। उदारीकरण का साधारण अर्थ होता है कि नियमों और प्रतिबंधों में ढील देना, उससे उदार कर देना। उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है भारतीय उद्योगों को अनावश्यक और कष्टप्रद नियंत्रणों से मुक्त करना, उद्यमियों को विकास संवर्धक क्षमताओं को आगे लाना, निर्णयों में अनावश्यक देरी से बचना, विविध प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करना, टेक्नोलॉजी में सुधार लाना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी शक्ति का विकास करना। अब हम निजीकरण के बारे में आपको बताएंगे कि निजीकरण क्या है। मित्रों, निजीकरण में स्वामित्व को सर्वाधिक क्षेत्र से या सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया जाता है। निजीकरण को परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि संपत्ति के अधिकार को राज्य या सामूहिक स्वामियों के हाथों से निजी हाथों में पूर्ण रूप से सौंपना। द न्यू पालग्रेव
आर्थिक शब्दकोश में निजीकरण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि संपत्ति या सेवाओं का स्वामित्व या नियंत्रण सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में हस्तांतरित करना। निजीकरण के ख्याति प्राप्त विद्वान इवान मेजर ने कहा है कि राज्यों की स्वामित्व वाली कंपनियों का सीमित दायित्व वाली कंपनी का या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में परिवर्तन ही निजीकरण कहलाता है। निजीकरण मुख्य रूप से दो तरह से हो सकता है। पहला, सार्वजनिक उद्यमों के स्वामित्व और प्रबंध को निजी क्षेत्र को सौंपकर, और दूसरा कि सार्वजनिक उद्यमों की समूची अथवा कुछ परिसंपत्तियों को बिक्री कर। अब हम वैश्वीकरण पर चर्चा करेंगे। वैश्वीकरण का अर्थ है व्यापार, पूंजी, टेक्नोलॉजी प्रवाहों के माध्यम से घरेलू अर्थव्यवस्था का शेष संसार के साथ एकीकरण और समन्वय करना है। किसी वस्तु, सेवा, विचार, पद्धति अथवा सिद्धांत को विश्वव्यापी बनाना ही उस वस्तु, सेवा, विचार, पद्धति अथवा सिद्धांत का वैश्वीकरण कहलाता है। बंधुओं, प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी और बौद्धिक संपदा का अप्रतिबंधित आदान प्रदान ही वैश्वीकरण कहलाता है। और वैश्वीकरण तभी संभव है जब ऐसे आदान प्रदान के मार्ग में किसी देश द्वारा अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाए और उन्हें कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संचालित करे जिससे या जिसमें सभी देशों का विश्वास हो और जो सर्वानुमति से नीति निर्धारक सिद्धांतों का निरूपण करे। समान नियम के अनुशासन में रह करके जब सभी देश अपने व्यापार और निवेश का संचालन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वह एक ही धारा में प्रवाहित होते हैं और यही वैश्वीकरण है। मित्रों, ग्लोबलाइजेशन के मुख्य 3 घटक हैं। पहला कि वस्तुओं और सेवाओं का निर्बाध प्रवाह, और दूसरा पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह, और तीसरा टेक्नोलॉजी का निर्बाध प्रवाह, और चौथा श्रम का स्वतंत्र प्रवाह। ये 4 मुख्य घटक हैं, वैश्वीकरण के तत्व हैं, जिसमें 3 का संपूर्ण संसार में फ्लो हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, लेकिन श्रम का प्रवाह नहीं हो रहा है। इसको विकसित देशों ने मान्यता नहीं दी, अपने यहाँ के इंजीनियर वैज्ञानिकों को दूसरे अल्प विकसित राष्ट्रों में प्रवाह नहीं करते हैं। बंधुओं, अब हम एलपीजी के गुण और दोष, इसके लाभ और हानि पर चर्चा करेंगे। जहां तक एलपीजी के
लाभ का सवाल है, तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि एलपीजी के भारत में लाभ अथवा प्राप्तियां अनेकों हैं। जैसे नंबर 1, कार्यकुशलता में वृद्धि। नंबर 2, जिम्मेवारी की भावना में वृद्धि। और नंबर 3, वैज्ञानिक प्रबंध व्यवस्था। नंबर 4, विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि। नंबर 5, संसाधनों का उचित विदोहन, उचित प्रयोग करना। और नंबर 6, औद्योगिक विकास में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि करने की कोशिश करना। नंबर 7, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के घाटे में कमी। नंबर 8, निर्यात में वृद्धि करना, क्योंकि इससे निर्यात में वृद्धि हुआ है और इससे संतुलित व्यापार भी बढ़ा है। नंबर 9, अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण। नंबर 10, राजनीतिक हस्तक्षेप में कमी। एलपीजी की प्रवृत्ति ने औद्योगिक क्षेत्रों में राजनीतिक हस्तक्षेप, पॉलिटिकल इंटरफेयर में काफ़ी हद तक कमी की है। उद्योगों के वैज्ञानिक प्रबंध में काफ़ी वृद्धि हुई है। नंबर 11, आर्थिक बोझ में कमी। सार्वजनिक क्षेत्र में सारा पूंजी निवेश सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश सरकार के स्थान पर निजी उद्यमियों द्वारा किया जाता है। नंबर 12, उपभोक्ताओं को लाभ। एलपीजी के कारण वस्तुओं का उत्पादन और क्वालिटी में वृद्धि हुई है। वस्तुओं की कीमतों में मुकाबला होने के कारण उपभोक्ताओं को अपनी पसंद और कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। वस्तुओं के व्यापार स्तर पर उत्पादन होने के कारण उपभोक्ताओं की पसंद का क्षेत्र भी विशाल हो गया है। निजीकरण का समूचे तौर पर उपभोक्ता को लाभ मिल रहा है। मित्रों, अब हम एलपीजी के डीमेरिट्स पर चर्चा करेंगे। किसी भी सिद्धांत के गुण होते हैं तो उसके दोष भी होते हैं, इसलिए एलपीजी के गुण के साथ साथ दोष भी हैं, जिसे हम कई शीर्षकों के अंतर्गत स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 1, औद्योगिक बीमार इकाइयों में वृद्धि। नंबर 2, छोटे और कुटीर उद्योगों का नुकसान। नंबर 3, बेरोजगारी में वृद्धि। एलपीजी के कारण बेरोजगारी में कमी नहीं हुई है, बल्कि वृद्धि भी हो रही है। नंबर 4, उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक। नंबर 5,
आर्थिक असमानताओं में वृद्धि। आपको बता दूं कि एलपीजी के कारण संपत्ति कुछ सीमित लोगों के हाथों में केंद्रित होकर के रह गया है, जिसकी वजह से भारत में पहले से मौजूद आर्थिक असमानताओं में काफी वृद्धि हुई है। नंबर 6, क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि। एलपीजी के कारण क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत में कुछ क्षेत्र आर्थिक और औद्योगिक पक्ष से विकसित हैं। निजी क्षेत्र के उद्यमी भी उन क्षेत्रों में पूंजी निवेश करना अधिकतर पसंद करते हैं जहां उत्पादन के साधनों की अधिकता हो। इसीलिए निजीकरण ने तो भारत की क्षेत्रीय असमानताओं में और वृद्धि कर दिया है। नंबर 7, सामाजिक कल्याण की अवहेलना। नंबर 8, वर्ग संघर्ष में वृद्धि। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण वर्ग संघर्ष का होना आवश्यक होता है। मजदूरों और मालिकों के हित एक दूसरे के विरोधी होने के कारण उनमें वर्ग संघर्ष तो अवश्य होता है। वर्ग संघर्ष का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर बुरा प्रभाव डालता है। नंबर 9, एकाधिकार की प्रवृत्ति में वृद्धि। एलपीजी के कारण बड़े बड़े उद्योग आपस में मिलकर एकाधिकार संगठन बना लेते हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा अनुसार ही कीमतों को निर्धारित कर देते हैं। अर्थव्यवस्था में एकाधिकार स्थापित हो जाने के कारण वस्तुओं की जानबूझकर कमी दिखाकर उनसे अपनी इच्छा अनुसार मूल्यों को वसूल किया जाता है। और नंबर 10, आर्थिक महत्व के उद्योगों की उपेक्षा। इस एलपीजी के कारण आर्थिक महत्व के उद्योगों की काफी उपेक्षा हुई है, उस तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया। वे केवल अपने हितों के बढ़ोतरी के प्रति ही अधिकतर चिंताग्रस्त रहते हैं। इससे राष्ट्रीय और जनसाधारण वाले उद्योग काफी पिछड़ जाते हैं। जो भी हो, एलपीजी के विकासशील देशों में अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलता है, तो इसके कुछ दुष्प्रभाव भी परिलक्षित होते हैं। भारतीय आर्थिक समीक्षा की विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार नई आर्थिक नीति और एलपीजी के परिणाम उत्साहजनक भी रहे हैं। दूसरे शब्दों में उदारीकरण और वैश्वीकरण देश के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो नियमों, प्रतिबंधों, लाइसेंस, राज की जटिलता से ग्रसित थी, अब कुछ हद तक खुलकर सांसें लेने लगी हैं। छात्रों, एलपीजी का देश की इकोनॉमी के कुछ क्षेत्रों पर
सकारात्मक प्रभाव तो पड़ा है, लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे कृषि क्षेत्र की उपेक्षा भी हुई है। कृषि क्षेत्र उपेक्षित रहा है वास्तव में। परिणाम स्वरूप 1991 के बाद कृषि विकास के दर में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आ सका और इसमें प्रायः स्थिरता बनी रही। आज जो देश में 24-25 लाख टन का जो खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है, वह ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण के कारण नहीं हो रहा है, ध्रुवीकरण के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि मानसून की देन है। वास्तविकता तो यह है कि कृषि का विकास दर आज भी 3-4% के लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सका। जो भी हो, एलपीजी अथवा नई आर्थिक नीति का अर्थव्यवस्था पर कुछ सकारात्मक प्रभाव है तो कुछ नकारात्मक भी है। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना व्याख्यान खत्म करता हूँ। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।